मॉलिक्यूलर प्लेन स्लाइस काट दिया, दैट इज द फर्स्ट वन। बात करें इन सवालों की, मान लो यहाँ क्लोरीन दिया, इसी में क्लोरीन दिया, तो क्लियर दिख रहा है स्लाइस में कट पूरा बना दिया आधा आधा, ठीक है सर। और एक ये वाला दिखेगा जिसमें ये काटेंगे एटम क्या बोट, क्लियर दिख रहा होगा आपको एटम क्या बोट, ऐसे काटेंगे तो आधा क्लोरीन इधर आधा क्लोरीन इधर, ये अलग और कहीं से भी काट लो कभी कोई सिमेट्री आपको नहीं दिखेगी। सो दैट इज द टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर कर सकता हूं 1 + 1 मॉलिक्यूलर प्लेन स्लाइस, क्योंकि इनमें सारे कार्बन एटम sp2 है, कोई लोचा नहीं हो रहा। अब कहानी में चलते हैं, तो आते हैं sp3 की तरफ। चलो यहां भी बच जाओगे, ट्रायंगल, आहा ये लिया। अब दो ट्रायंगल वाले में भी आसान है मेरे दोस्त, कैसे सर, ये 1 2 3 और एक स्लाइस, तो 4 पीओएस हो गई, 3 + 1। समझ गए? इसकी बात करें, ये बेहतरीन कंपाउंड है। इसकी इस वाले कंपाउंड की बात करें, एक तो मुझे ऐसे दिख रही है ये वाली नहीं है कि इधर मिथाइल उधर मिथाइल नहीं है, ये वाली भी नहीं है, इधर मिथाइल उधर नहीं है। अब बचा स्लाइस वाला पार्ट। स्लाइस वाले पार्ट में कई सारे बच्चों, अरे ऐसे सोच, ये sp3 है, ये ट्रायंगल, ये sp3 कार्बन है। इस कार्बन पे sp3 का मतलब है एक मिथाइल ऊपर H नीचे, या मिथाइल नीचे H ऊपर, दोनों चीजें पॉसिबल है, कोई भी एक हो सकती है। ऐसे काटने तो कर दिया, लेकिन स्लाइस काटोगे ऊपर बचेगा मिथाइल नीचे बचेगा H, या ऊपर बचेगा H नीचे बचेगा मिथाइल, दोनों सेम नहीं है। दैट्स व्हाई यहां स्लाइस पॉसिबल नहीं है, ओनली यही वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। sp3 के लिए मास्टर ने क्या सिखाया था, मास्टर ने क्लियर बोला था कि तू इतना समझ ले कि तेरे को केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि दो चीजें प्लेन में आ सकती है sp3 में, मतलब या तो ये sp3 है तो ये दो बॉन्ड प्लेन में आ जाएगी, ऊपर नीचे बच जाएगी, या इन दो को प्लेन में लेगा तो ये दोनों बच जाएगी। मैंने ऐसे काटा, इन दोनों बॉन्ड को ये वाला इसको प्लेन में लिया, ये दोनों बच गई। स्लाइस काटा तो इन दोनों को प्लेन में लिया, ये दोनों बच गए, कुल मिलाकर दो प्लेन में रहेंगे तो बचेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपने ये लिया, चीजें फिर अच्छी गलत है, क्लोरीन लिया, यहाँ क्लोरीन लिया, ऐसे काटने पर नहीं है क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे, तो सेल तो है लेकिन ऊपर और नीचे है, इसलिए ऐसे काटने पर वो ऊपर है, इधर भी ऊपर होना चाहिए, तब जाके सिमेट्री आ पाएगी। इसीलिए ये वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। हाँ सर है, 100% ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। पूरा कटेगा, Cl कटेगा, H कटेगा, Cl कटेगा। इसमें 6 एटम कट रहे हैं, कैसे, क्लोरीन कार्बन H, क्लोरीन कार्बन H। कैसा मेरे लिए तो यहाँ पर 8 एटम कट रहे हैं। 8 कैसे, आपको 6 कटेगा, Cl को अलग काट रहा हूँ। कोई ऐसी बात करता है क्या, कमेंट बॉक्स में उसको गाली दीजिएगा भर भर के। ये देखिए, समझ में, सिंपल सी बात है दोस्त। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिया CH2Cl Br, तो ये क्या है, sp3 कार्बन HCl Br। मैंने क्या बोला कि दो बॉन्ड को प्लेन में ले सकते हो, दो बच जाएंगी। अगर आपने दो हाइड्रोजन और कार्बन है, दो हाइड्रोजन वाली बॉन्ड को प्लेन में लेके काटा तो बचेगा Cl और Br, दोनों अलग-अलग है। अब आप सोचिए कि सिमेट्री कैसे ला सकता हूं, अगर मैं क्लोरीन और ब्रोमीन को प्लेन में ले लूं और काट दूं, एक बचेगा H, दूसरा बचेगा H, दो बचेगा ना, और दोनों क्या है, सेम है। तो sp3 का रूल ही यही है कि आपको यही ध्यान रखना है। कितनी आएगी, तो एक पीओएस, कौन सी वाली, जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन प्लेन में आ जाए। जैसे ही क्लोरीन ब्रोमीन को प्लेन में लोगे, दो एटम बचेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कोई ये ध्यान रखना है। दैट्स इट। CH4 4C2 4H है, कोई भी दो ले लो, दो बचेंगे तो 4C2 4 3/2 6 छठी हो जाएगी। समझे? एक ये जो आपने पॉलीफिनाइल भी आपने जीआई में बताया, पॉलीफिनाइल पॉलीफिनाइल, ये दोनों इसको ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, कैसे करता हूं। ये बहन जी दोनों ए बी, कोई भी हम कोई भी होते हैं, ये ऐसे ले लो, खत्म, दोनों परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर टर्न करके चलते हैं। अब देखो, या तो इनको प्लेन में लोगे, खच ऐसे काटोगे, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो तेरे सिमेट्री आएगी। और या इनको प्लेन में लोगे, इनको ऐसे खच, ये और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पर इन दोनों को प्लेन में लोगे तो ये दोनों सेम है, कहां सेम है, इन दोनों को प्लेन में लोगे तो ये दोनों सेम है। यहां पर दो पीओएस है, कितने हैं, 2 पीओएस है। अब यहां पर ये वाली पीओएस नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है ऐसे ऐसे थोड़ी है, ऐसे इसलिए बीच वाली आ नहीं सकती, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, इसलिए बीच वाली पीओएस प्रेजेंट नहीं है। मान लो यहां फाइन होता तो एक ही पीओएस आती, कौन सी वाली, ये MEET, ये MEME। MEET को प्लेन में काट दो तो MEE वाली भी सेम है, इन दोनों को प्लेन में लो इस पूरे को, तो ये दो बचेंगे तो सेम है, ऐसे। मतलब यहां भी होता है ऐसे। अब ये भी अलग है, ये भी अलग है, इनको लोगे तो ये अलग है, इनको लोगे तो ये अलग है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। दिस इज द वे टू डिस्टिंग्विश। आई होप आपको पॉलीफिनाइल को अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो मैंने सिखाया। जो बच्चा इतना भी कर लेना बहुत है भाई, इसमें बहुत सारा करके 100 साल करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और तो आप इसको H को मानो, V मानो, एक ही बात है। कोई ये दिखाने के लिए कि ये और ये लास्ट वाले प्लेन में नहीं परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। फिर से वही कर लो, ब्रोमीन ब्रोमीन, क्लोरीन H, तो क्लोरीन H को प्लेन में लेके काटोगे तो Br सेम है, Br को लेके काटोगे Cl सेम नहीं है। कुल आपको ये इससे करना है यार, कुछ है नहीं भाई, मेरे इसी सारा काम हो जाएगा आपका, दिल से बता रहा हूं, सारा काम हो जाएगा दिल से। तो ये वाले में इनको प्लेन में काटोगे तो एक पीओएस आ ही जाएगा। तो ये है आपका पीओएस पूरा का पूरा। तो कॉस ऐसे निकालते हैं। कॉस की बात करें, सेंटर ऑफ सिमेट्री बड़ी आसान है। कंपाउंड के सेंटर के अबाउट आप एक लाइन खींचेंगे, ये रहा कंपाउंड, इसका सेंटर ये है। इस सेंटर से जितनी डिस्टेंस पे ये कार्बन है उतनी ही इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, जितना ये है उतना अपोजिट डायरेक्शन कार्बन है, हाइड्रोजन है, इधर है H है, सब कुछ है, पाई बॉन्ड, हां जी, यहां पार्शियल है, यहां भी पार्शियल है, यहां पार्शियल, बॉन्ड देखनी है, सब देखना है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। जो चीज सामने है वो होनी चाहिए। ये sp2 में तो आप ठीक खेल गए, पर sp3 में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे अप डाउन आ सकता है। इसलिए तो यहां पर क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, हां सर 101% यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस वाले में ना, इस वाले में क्यों, देखो कार्बन के अपोजिट कार्बन, H के अपोजिट कार्बन, बाकी सब तो चल गया, क्लोरीन के अपोजिट में क्लोरीन, तो एक नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा ना। इसलिए हमको बोलना पड़ेगा कि कॉस सेंट है। ये वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं आएगी, इस कार्बन के अपोजिट कोई कार्बन नहीं है, कॉस नो ही नहीं, कॉस नो ही नहीं, कॉस कार्बन के अपोजिट कार्बन, H ऊपर H नीचे, H ऊपर। तो ये कैसे करें, ये फिर चार करेंगे, क्लोरीन ऊपर H नीचे, क्लोरीन नीचे H ऊपर। तो क्लोरीन से जो लाइन आ रही है ऊपर वाले क्लोरीन से, वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ये ऐसे आते हुए ऐसे नहीं आएगी, ऐसे आते हुए इक्वल एंड अपोजिट यहां आएगी। तो वो वाला Cl अप है तो ये Cl डाउन होना चाहिए, इसीलिए ये परफेक्ट है। अब डाउन दोनों अप होते हैं नहीं होती, आपका डाउन हो गया, ये फर्क है sp3 का। तो यहां पर आपने क्या सीखा था, एक पीओएस थी और कॉस भी है, और इक्वल एंड अपोजिट, बाकी सब है H के अपोजिट H लगा। तो ये यहां पे तो दोनों परपेंडिकुलर है, चल दो कुछ भी ले लो, कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकती। ये भी परपेंडिकुलर है, कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो ना, देख लो ऐसे कर, देख लो ना, ये सेंटर है, इसका इक्वल एंड अपोजिट यहां आएगा, तो ये यहां होता है ऐसे, तो होता इक्वल एंड अपोजिट। अब ऐसे कर दे तो कहां होगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, कॉस नहीं है, यहां पर इक्वल एंड अपोजिट नहीं आएगा, वैसे भी नहीं आ रहा क्योंकि Br के अपोजिट H है, पर परपेंडिकुलर है, वैसे बात करूंगी। तो इस प्रकार कॉस और कॉस को देखा जाता है। एओएस आपके लिए होता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के कंपाउंड को किस एक्सिस पे घुमाया जाए कि वही कंपाउंड, वैसा नहीं वही आ जाए। मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है, आपको 60 डिग्री घुमाओ तो 60 डिग्री पे ये तो आ गया, अभी भी क्लोरोबेंजीन है, लेकिन ये और ये सेम नहीं है।
एग्जैक्टली अरेंजमेंट भी सेम, सब कुछ सेम। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो अगर मैं इसी एक्सिस के अबाउट प्लेन नहीं, एक्सिस ये वाली एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, उसको पलट दूं ऐसे, क्या मैं कह सकता हूं वापस से वही आ जाएगा? पलटोगे, ये रेस्पेक्ट है, पलटोगे खच वापस वही आ जाएगा। इसीलिए मेरे को सेम आ गया। तो यहाँ पे आपने आपने सपोर्ट ऐसे 180 डिग्री पलटा, आपने इस एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री पलटा, आपका काम हो गया। 180 पलटे का मतलब होता है n की वैल्यू होती है 360 बाय थीटा, दैट इक्वल टू 360 बाय 180 दैट इक्वल टू 2। मतलब इस कंपाउंड में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टू फोल्ड एक्सिस, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। C2 ऐसे टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दो फोल्ड करेंगे खच खच कंपाउंड सेम आ जाएगा। जैसे टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। इसमें देखो ऐसे करोगे अगर ये आप डाउन हो जाएगा। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? इस वाले में ऐसे घुमाओगे तो ये आप आ जाएगा, डाउन हो जाएगा ना, चलोगे ऐसे पलटोगे ऐसे तो वो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। समझ बात? ये ऊपर ही नीचे, ऐसे पलटा तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे चलेगा। तो इस वाली एक्सिस के ऊपर पलटा दो, देखा ऐसे पलटा खच तो जो नीचे था ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर नीचे आ जाएगा। वाह एग्जैक्टली सेम आ रहा है। समझ बात को? ये ऐसे इसको पूरा पलटा, समझ? ऐसे बार डिफिनेशन तक खच ऐसे नीचे ऊपर आ गया तो बिल्कुल 180 का मतलब क्या हुआ? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ऐसे करते हैं, ऐसे इनको भी घुमा के देखो क्या घुमाने पे आएगा कि नहीं आएगा। कुछ नहीं है, सिंपल पार्ट है। एवरेज का यूज बहुत कम होता है, आपको मैंने बस बता दिया। डबल एस में क्या करते हैं? डबल एस में क्या करते हैं? डबल एस में घुमाते भी हैं और फिर इसको इमेज देते हैं। जिस एक्सिस के अबाउट आप घुमा रहे हो उसके परपेंडिकुलर प्लेन लेंगे तो जो ओरिजिनल कंपाउंड को मिलना चाहिए। मतलब एक कंपाउंड एक्स है, इसको मैंने मान लो 90 डिग्री से घुमाया, ठीक है? 90 डिग्री से घुमाने के बाद मैंने इसकी इमेज ली कि अगर आपने ये एक्स एक्सिस पे घुमाया तो ये इमेज होगी वाई जेड प्लेन में, तो ये एक्स आना चाहिए वापस, ये जो एक्स था समझ लीजिए सेम आना चाहिए। अच्छा मतलब घुमाने के बाद बनने वाला कंपाउंड इमेज सेम आना चाहिए, दैट इज डबल एस। तो कोई काम करनी है, इतना कॉम्प्लेक्स मत दीजिए। आप जैसे क्यों पढ़ाया आपने, अब सिखाता हूं मैं आपको। एक्चुअली नहीं घुमा तो उसको कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, और घूम गया तो उसको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब नहीं घूम रहा। एक्टिव, हां एक्टिव लाइक मतलब एक्टिव है तो घूम रहा है। तो इसके दो होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो प्लस थीटा क्लॉकवाइज और एक हो है लीव माइनस थीटा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ये होता है ड्यूअल, ना घूमे इनएक्टिव तो 0 है n बस 0 डिग्री प्लस माइनस n बाय। तो ये होता है आपका घूमना और ना घूमना है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। 0 डिग्री n बाय क्या मतलब है? अब क्या मैं हर बार लाइट ले जाऊंगा, लेके चेक करूंगा क्या हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं है। मैं कंपाउंड को देखते ही पता क्या होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक चीज निकाली, भैया ये तीन चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें पॉस कॉस डब्ल्यू एस ये कभी भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, कोई भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में पॉस कॉस डब्ल्यू एस प्रेजेंट नहीं है, अगर पॉस कॉस डब्ल्यू एस प्रेजेंट नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। और कोई भी एक्टिव आ गई ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब उसके फिर डालना आपको ये आंसर आएगा। आपको आपने जो पढ़ाया हमें फिर से यस इसी पढ़ा था मैं आपको, सोचिए आपको पढ़ा फिर से यहाँ पे दोनों चीजें आ गई। कोई आ गया ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, आ गई ऑप्टिकली इनएक्टिव। एओएस का कोई रोल नहीं है, एओएस का कोई रोल नहीं है। यहाँ आ गई पीओएस आ गई, पीओएस आ गई, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी इसमें पकड़ना बात है ये हाई हुआ, हाई हुआ तो नहीं था तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। ऐसे एक्टिव और इनएक्टिव का ये चीज होती है कि एक्टिव कब बोलते हैं, इनएक्टिव कब बोलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव के लिए इनएक्टिव कोई नहीं आ गया, कोई पॉज कॉस कोई नहीं आ गया, कंपाउंड नोन एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। बड़ा सिंपल सा है, उसका सिंपल सा है। इतना घुमा और रोटेशन पे एक बड़ा बड़ा से न्यूमेरिकल करते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाऊं कायरल सेंटर पर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस और फिर मूव करेंगे टुवर्ड्स हमारे क्वेश्चंस की तरफ है ना। तो एक फॉर्मूला है कि अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन सी इनटू एल। तो ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है सर? ये फॉर्मूला है जो आपने एक्सपेरिमेंट करा हो। अल्फा क्या है? अल्फा है स्पेसिफिक एंगल, ये ऑब्जर्व। अब आपने कुछ भी चेंज किया, चेंज किया, दिमाग कुछ चेंज किया, चलो ये है कंसंट्रेशन कहते हैं ग्राम पर एमएल में, बस बात ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल रोटेशन निकालना है अल्फा, ठीक है। कंसंट्रेशन ये क्या दिया, लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर मतलब 1 डेसीमीटर, ठीक है। कंसंट्रेशन नहीं दिया, मोलरिटी दिया 0.5, वॉल्यूम नहीं दिया, थीटा दिया है -20 डिग्री। अब मोलर किसका निकालोगे, मोल निकालोगे, मोल इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, जानते हो मोलरिटी 0.5, वॉल्यूम तो दिया नहीं, क्या करते हैं मान लेते हैं 1 लीटर, 1 लीटर। आपने एक चीज और ध्यान दी 1000 ml, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। फिर एमएल को आपने अभी बताया कि आप लोगों को यहां पर एमएल निकालना है, इसलिए अब ग्राफ चाहिए। ये लिया कितना, मोल कितना है 0.5। अब मोल आ गया तो मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना हो गया 0.5 इनटू मोलर मास। अब मोलर मास कितना हो गया, किसका है ये +2 ब्यूटेनॉल, ये क्या होता है C4 O 548 + 10 + 16 कितना हुआ है 50 64 74 24 ग्राम। तो 0.5 इनटू 74 इक्वल टू 37 ग्राम, 37 ग्राम। तो आपके पास अल्फा क्या हो गया 20 थीटा अपॉन सी 37 ग्राम अपॉन ml 1000 इनटू 1 लेंथ। आइए सिंपल निकाल लो कितना है 20000 बाय 37, उसका आंसर निकालना है, बढ़िया सा समझ गए डायरेक्ट आंसर। तो बड़ा सिंपल सा है, इसका कोई बहुत टफ पार्ट नहीं है। लेकिन इसके अंदर अब एक कॉम्प्लिकेशन हो रहा है सर, अलग अलग मिक्सचर लिया तो मान लो आपने लिया डेक्स्ट्रो है, एक कंटेनर लिया 100% डेक्स्ट्रो है, तो लियो कितना हुआ 0% हुआ। तो लाइट जो आएगी वो पूरी पूरी से टकराएगी और 100% लाइट घूमेगी, तो प्योरिटी कितनी हुई, प्योरिटी हुई 100%। तो ठीक है अल्फा जो भी है मान लेते हैं, कुछ वैल्यू मान लेते हैं, मान ले 20 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस दिया है, डी प्लस प्लस ठीक है क्लॉकवाइज ये लियो। अब अगर मैंने डी लिया 0%, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब क्या हुआ एल कितना हुआ 100% हुआ। एल 100 लाइट आएगी तो पूरी पूरी 100% आएगी, तो प्योरिटी कितनी हुई 100%, ठीक है। कितना हुआ माइनस का 20 डिग्री, बस फर्क पड़ा माइनस आ गया, क्या भाई सेम रहेगा। डी लेने क्या पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस माइनस। मान लो डी लिया 80% तो एल कितना हुआ है 20%। तो क्या होगा, ये जो 20% एल है ये माइनस कितना घुमाएगा, तो ये 80% जो प्लस है वो प्लस कितना घुमाएगा, तो 20% माइनस इसके 20% प्लस को समझ लो, एक लेवल पे 20 माइनस वाले 20 प्लस वाले क्या हो गया 0, तो 40 ऐसे हो गया जिसने 0 कर दिया, 20 इसका 20 इसका।
इसका बचा 60, तो दैट 60 इज रिस्पांसिबल फॉर प्योरिटी कितनी होगी 60%। और इम्प्योरिटी इसको बोलते हैं इनएंशियोमेरिक मिक्सचर या रैसमिक मिक्सचर। तो रैसमिक मिक्सचर कितना होगा? अच्छा, रैसमिक मिक्सचर का मतलब होता है कचरा कितना होगा 20 ये 20 का 40%। क्यों? इस 40 की वजह से कोई रोटेशन नहीं आएगा, 20 कैंसिल, 20 माइनस 20 प्लस 0। अब 60 जो प्लस है उसका आएगा कितना आएगा? इसको 100 की वजह से 20 आता है तो 60 कैसे आएगा? सिंपल 100 प्लस 20 20 का 60% कितना होगा? 20 का 60% 6 12 20 डिग्री प्लस का वजह से डी है प्लस का ऐसे। मान लो डी है 40%, एल कितना हो गया 60%। तो इसका 40 इसके 40 को 0 कर देगा, नेट रोटेशन 0, इसीलिए प्योरिटी कितनी आएगी और रैसमिक मिक्सचर कितना आएगा? तो 40 इसके 40 को कैंसिल कर देगा तो 80% 0 कैसे हो गया? 40 प्लस 40 माइनस प्योर कितना है? प्योर कितना है? प्योर कितना है? ओनली 20। तो 100 की वजह से 20 पर 20 कैसे कितना है? 4 डिग्री प्लस करके माइनस करके एल ज्यादा है। सिंपल सिंपल से सिंपल क्या बताओ? चलो डी और एल बताओ। अगर प्योरिटी जो है प्योरिटी आपकी 40% है, थीटा आपका प्लस आ रहा है, बताइए कितना होगा? कैसे निकाल? 40% सैंपल प्योर है, इसका मतलब 60% कचरा है। और 60% कचरे का क्या मतलब होता है? 60% कचरे का मतलब 30% डी है, 30% एल है। तो लाइट को नहीं घुमाए मिलाकर चक्का कर दे रहे हैं। ये 40% घुमा रहा है, कौन सा है? डी का प्लस आ रहा है, तो डी का तो नेट डी कितना हो गया? 40 और 30 70, ये हो गया 70% डी हो गया, 30% एल हो गया। किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, ये और कितना होगा? तो 100 की वजह से 20, तो 40 की वजह से 4 गुना 8 प्लस ऐसे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डी बताइए इक्वल टू प्लस का 30 डिग्री आता है जब 100% सैंपल प्योर हो। इस तरह से कहेंगे 100% प्योर हो तो 20 डिग्री आता है, तो 6 डिग्री कब आएगा? माइनस कब आएगा? तो 100/20 into 6 30, 30% सैंपल प्योर हो तो प्योरिटी कितनी आ गई? 30%। 30% प्योर है तो 70% कचरा हो गया। 70% कचरा का मतलब है कि 35% डी है, 35% एल है, तो नेट जो आया कचरा है। और 30% क्या हुआ? 30% हुआ आपका माइनस एल, क्या हो गया? 65% और डी हो गया आपका 35%। इस प्रकार सिंपल यूनिट मेथड से आप चाहो तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यही टेबल में आता है, ये वही है। एक सेंटर है ए, उस सेंटर के अबाउट 4 चीजें अलग-अलग होनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस है। तो पी मस्ट नॉट इक्वल टू क्यू, मस्ट नॉट इक्वल टू आर, मस्ट नॉट इक्वल टू एस। पी क्यू आर एस चारों के चारों क्या होने चाहिए? अनइक्वल होने चाहिए। चारों की चारों चीजें अलग होनी चाहिए। तो चारों चीजें अलग होंगी तो उसको हम कहते हैं चिराल सेंटर। क्या चिराल होगा? बोल तो ये है कि चिराल सेंटर कहते हैं इसको, चिराल सेंटर, चिराल सेंटर है ना। P not equal to Q not equal to R not equal to S, ये जब ऐसा होता है तो A is known as chiral center, asymmetric center, NCERT की भाषा में asymmetric center, समझे? Stereogenic center, जो स्टीरियो को जनरेट कर रहा है, stereogenic center इसका नाम है, ठीक है? तो कैसे निकालते हैं? 4 चीजें अलग-अलग, ये देखो, और यहाँ पर 3 चीजें, sp2 हो गया, ये यहाँ पर 1 2 चला लोन पे रहा होना चाहिए, लोन पे लेजर चल रहा है, इसलिए काउंट नहीं करेंगे। ये वाला 1 2 ये अलग, 4 चीजें अलग-अलग, ये सेंट्रल कायरल है। तो मान लो सेम है तो कायरल है, ये वाला, ये अलग, ये अलग, ये अलग, चलो ये भी कायरल है। एंड फिर लोन पे क्या अलग है इसमें? ये वाला, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये वाला, ये वाली सेम हो गया। अरे यार इस तरह से नहीं होगा। बस ओनली 3 कायरल सेंटर इक्वल टू 3। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में यहाँ कायरल कार्बन भी पूछ सकता है और कायरल सेंटर भी पूछ सकता है, दोनों चीजें पूछ सकता है। तो यार ये यहाँ पर कायरल सेंटर है, क्यों? ये चला, वो ये चला, ये पूरा अलग, ये पूरा अलग, पूरा सेगमेंट, ये पूरा सेगमेंट। अच्छा, इस वाले में ये अलग, ये अलग, चला कोई पूरा अलग। तो कर ले, यहाँ पे दो मैच हो गए, यहाँ पे लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, ट्रिपल क्यों नहीं हुआ? यहाँ दोनों सीरियल हो गए, नहीं केवल 2 ही सेंटर कर ले। तो आप ये क्यों देख लो कि इसमें 2 है, 3 चीजें कहाँ से आएंगी? नहीं आएंगी। इसमें 2 इसलिए दैट्स इट, 2 कायरल सेंटर। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा लॉजिक है, ये वाला कर लो। sp2 ये वाला एच अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, कायरल सेंटर ये वाला। हाँ जी, आप काउंट करो ना, एच अलग, ये अलग, सब अलग चीजें, तो सारी चीजें अलग अलग है। तो भैया हम वही कर रहे हैं, कॉल आगे लेक्चर कब देखें, तो आप सभी लोग समझ रहे हैं। तो आप सभी लोग समझ में आओगे कायरल सेंटर है। फिर ये वाला कायरल सेंटर है, क्यों है? एच अलग, ये अलग, ये अलग, ये वाला कायरल सेंटर है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये वाला, ये अलग, ये अलग, सब लोग ये वाला ओएच अलग, ये अलग, ये अलग, सब यार तो हमारे सेम देखो आगे चलते हैं। अरे जे में कट कौन पढ़ने चाहिए बस, तो है 6 कायरल सेंटर। यहाँ बात करो, यहाँ पर देखो बाकी सब तो सेम है, तो ये आ गया, बाकी ये भी है 1 2 3 4 5 समझे? सिंपल सी बात है, सिंपल।